अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। यूट्यूब चैनल पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको तो बहुत शुक्रिया, और जो लोग फेसबुक मेरा पेज है वहाँ पे भी वीडियो अपलोड होती है और अभी वो पेज नया नया है, तो उन सबको सबसे पहले ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। और कुछ तारुफ भी, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं डॉन न्यूज़ टीवी का स्पोर्ट्स एडिटर हूँ, और आप मुझे रोज़ संडे के अलावा शाम 5 से 6 बजे प्रोग्राम रीप्ले में देख सकते हैं, जिसको मैं होस्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आप वो प्रोग्राम भी देखेंगे और यूट्यूब चैनल पर जाके भी डॉन पर उसे देखेंगे, और फिर टीवी पर भी, और अपनी राय ज़रूर देंगे। मेरी कोशिश होती है कि यूट्यूब चैनल पे मैं तबसरे और फेसबुक पेज पर जितनी अपडेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, चाहे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, या कोई भी विजुअल्स या कंटेंट, वो आप तक शेयर करूं जिसमें आपकी दिलचस्पी भी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप सबका। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़, जो कि इंग्लैंड की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुई 4-3 से, बहुत क्लोज फॉट लगता है ये 4-3, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ये इतना ही क्लोज फॉट सीरीज़ थी, या 4-3 से ज़्यादा हमें इस सीरीज़ के जो इन डेप्थ एनालिसिस हैं उनको समझने की और उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की टीम इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद न्यूजीलैंड रवाना हुई है, जहां से फिर पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जाना है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये सीरीज़ हमारे पास वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका थी। अब हमें सिर्फ न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ में चंद मैचेस में अपने प्लान्स को रीएडजस्ट या फाइनल फेज में लेके जाना है, और फिर हमें वर्ल्ड कप खेलना है। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ है 4-3 से इख्तिताम पजीर ज़रूर हुई, लेकिन आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 3-2 से बढ़तरी लेने के बाद पाकिस्तान फिर ये सीरीज़ 4-3 से हारा। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज़ में पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा, और यहाँ तक कि जो हमने 3 में से 2 मैचेस जीते, जिनमें से आपको पता है कि एक 3 रन से, एक 6 रन से, जैसे कि मुईन ने कहा कि 6-1 भी वो जीत सकते थे सीरीज, जबकि पाकिस्तान ऐसी कहने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हम आउट क्लास हुए हैं तकरीबन चारों मैचेस में जो हम हारे हैं। जबकि इंग्लैंड 3 में से जो 2 मैच हारा वो आखिरी गेंद और आखिरी ओवर तक बात गई, और यहाँ तक कि जो एक मैच वो 10 विकेटों से भी हारे थे, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने 200 से ज़ायद रन का हदफ दिया था। तो इट क्लियरली शोज़ कि अगर आप सीरीज़ का एक ब्लूप्रिंट निकालें और उसको बहुत डीप एनालिसिस करें, तो आप इस चीज़ को समझने में यकीन तौर पर कामयाब हो सकेंगे कि इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप के लिए ना सिर्फ इस सीरीज़ को जीत कर अपनी बुनियाद बहुत बेहतर बनाई है, बल्कि वो हकदार भी थे। हकदार क्यों थे? T20 में अब बहुत ज़्यादा बात होती है इंटेंट की, पावर प्ले की, काउंटर अटैक की, अनयूजुअल शॉट्स की, पेस की। अब बहुत सारे महादों पर तो इंग्लैंड इस सीरीज़ में बहुत आगे रहा, अगर हम बिल्कुल फेयर एनालिसिस करें, और ये जीत भी 4-3 से जो उनको नसीब हुई, आई थिंक ये बड़ा फेयर रिजल्ट रहा इंग्लैंड के हक में, क्योंकि वो शायद हमसे बेहतर टीम थे और हैं, और इसीलिए वो सीरीज़ को क्लोज करने में भी कामयाब हुए। हालांकि एक लम्हा ऐसा भी आया था सीरीज़ में, छठे मैच में, जब पाकिस्तान ने 170 रन का टारगेट दिया और इंग्लैंड जब मैदान में उतर रहा था, तो सीरीज़ में 3-2 से डाउन थे। 170 से पहले वो 2 मैचेस क्लोज हारे हुए थे। बट अच्छी टीमें, चैंपियन टीमें ऐसे ही करती हैं कि जब वो चिप्स डाउन होते हैं, मोराल उनका हाई नहीं होता, वो कम बैक करते हैं। अब 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा सीरीज़ में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के आप अगर स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी के बगैर थे। नसीम शाह ने मैचेस खेले, बट इतने ज़्यादा वो कामयाब नहीं रहे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनकी कमी ज़रूर महसूस हुई आखिरी चंद मैचेस में, और हैदर अली भी नहीं खेले। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो बेन स्टोक, जोस बटलर, जॉनी बेस्टो, इन जैसे क्रिकेटर्स की खिदमत उनको हासिल नहीं थी। और फिर इंग्लैंड ने यहाँ तक कि फ्लैक्सीबिलिटी बहुत दिखाई, और मार्क वुड, जो कि उनके सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं, वो आखिरी मैच भी नहीं खेले, और क्रिस वोक्स भी और मार्क वुड भी इससे पहले कम ही मैचेस पूरे सीरीज़ में खेले। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा सकती है वो बहुत आसान है, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट को एक वनडे क्रिकेट का ही एक वर्जन समझ के खेलना शुरू किया हुआ है, जहां पर हम इस चीज़ को तो समझते हैं कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, रिजवान बाबर जैसे, जो मैच को जितवा सकते हैं, मैच लंबा कर सकते हैं। बट हम इस पूरे एक साल में अगर पाकिस्तान टीम का एनालिसिस करें, पाकिस्तान की टीम जब खेल रही थी वर्ल्ड कप 2021 में, यानी कि यूएई के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ हमने 5 मैचेस जीतकर फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और हमारी मिडल ऑर्डर वहाँ पर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन आसिफ अली 2 मैचेस में हमें जितवाने में कामयाब रहे, और बाकी मैचेस कुछ हमने अच्छी परफॉर्मेंस से, रिजवान बाबर की, आपको इंडिया का मैच भी याद होगा, जीते। लेकिन फाइनल में भी
ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में हमें जो शिकस्त दी, उसमें भी एक्चुअली हम इतना बुरा नहीं खेले थे, लेकिन वहाँ भी हमारी बैटिंग के इंटेंट पे कुछ सवाल उठे थे कि शायद हमें इससे ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद किया ही हमने ये है कि हमने शुएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर को बाहर किया और हमने ये इस चीज़ को ओन किया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस बात को बहुत बार दोहरा चुके हैं कि वो समझते थे कि ये उनकी बेस्ट टीम है और वो फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन क्या फ्यूचर को देखना इस लिहाज से ठीक होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को, जो कि आपके यंगस्टर को ग्रूम कर सकता है, उसको निकाल कर आप महज एक नाम के लिए जूनियर्स को ले आएँ? आपको लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद और वर्ल्ड कप में अगर ऊंच नीच हुई तो क्या ये कोई फ्यूचर प्लानिंग हमारी हुई है या हम फिर एक दफ़ा से रीफेज में जाएंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने शुएब मलिक को जो वर्ल्ड कप के बाद डिस्कार्ड किया वो बहुत बड़ी गलती थी और हमें कम से कम हफीज़ और शुएब मलिक में से किसी एक क्रिकेटर को कम से कम स्क्वाड में रखना चाहिए था और उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के रखते हैं कि आपके पीछे यंगस्टर मौजूद हैं, हैदर हैं, खुशदिल हैं, इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं, बट आप उनको स्क्वाड में भी रखते और आप उनको 11 में जहां मौका मिलता खिलाते। एक तो आपके लड़के ग्रूम होते और दूसरा फिर आप मुस्तकबिल के लिए एक कहते हैं ना, वो जो एक आप हैंड ओवर करते हैं जो नो एक चीज़ को कि ये अब आपके हवाले। तो शुएब मलिक इस वर्ल्ड कप के आखिर में वो शायद इन लड़कों के साथ काम करने के बाद शायद ये लड़के उनसे बेहतर खेलते या जो भी होता है वो एक महज इत्तेफाक ही हो सकता है जो हम सोच सकते हैं। लेकिन शायद हमें इन चीज़ों को समझने में आसानी रहती। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ऐसा किया नहीं। हम बहुत ज़्यादा हालांकि हमने 18 मैचेस जीते, 7 हारे, जो बुरा रिकॉर्ड नहीं, बट हम पाकिस्तान के अंदर और यूएई के अंदर और एशिया से बाहर नहीं गए। हम इन्हीं मुल्कों में खेले और हमने बड़े मैचेस हारे। ऑस्ट्रेलिया से भी एक T20 हारा जो पाकिस्तान में हुआ। तो हम ओवरऑल कोई बहुत बड़े मैचेस सिवाय इंडिया पाकिस्तान का जो एक बड़ा मैच था और फिर हम जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ चंद मैचेस अच्छा खेले जहां हमारे बॉलर्स ने मैच जिताया, बट हमारा मिडल ऑर्डर कहीं पे भी उस तरह से परफॉर्म करता दिखाई नहीं दिया। गो के मैचेस फिनिश हुए लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात में हुए और हरीफ टीमों ने जब हमें हराया तो उन्होंने हमें आउट क्लास किया। आपको अफगानिस्तान का मैच याद होगा, आपको बांग्लादेश वाला एक मैच याद आ रहा होगा, आपको वेस्ट इंडीज़ वाला मैच। हम बड़े क्लोज मैचेस जीते लेकिन हमें हराने वाली टीमें जो है वो हमें बहुत कन्विंसिंगली हरा कर गई हैं या हराया उन्होंने। सो पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम था वो वहीं का वहीं है, मिडल ऑर्डर। तो हम इस तरह से इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा पाया नहीं सीरीज से, सिवाय इसके कि जो हमारी बॉलिंग है, हारिस रऊफ उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुमाया रहेंगे। इसी तरह शादाब की वापसी और उनका जो इंटेंट है या बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो बहुत मुनासिब रहा, बहुत अच्छा खेले वो। लेकिन रिजवान बाबर ने परफॉर्मेंस हमेशा की तरह ठीक रखी, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर जो कि एक रीढ़ की हड्डी होता है T20 में, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सका। सो पाकिस्तान के लिए तो मसाइल जू के तू मौजूद हैं और बाबर ने भी इसका 2-3 मरतबा तस्करा किया सीरीज़ के बाद, जब आखिरी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कि हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन कोई वादा जवाब नहीं था कि इसके बाद करेंगे क्या, हो क्या सकता है। पहले तो ये बात कर लेते हैं। अब हो कुछ नहीं सकता क्योंकि आपने अपनी टीम को न्यूजीलैंड तो भेज ही दिया। मैं सीरीज़ के फ़ौरन बाद उनको जाना था, वहाँ टीम ट्राई सीरीज़ के मैचेस खेलेगी। शाहीन और फ़खर पहुँचेंगे 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में, जो पीसीबी ने हमें आगाह किया मीडिया डिपार्टमेंट के थ्रू, और वहाँ पर वो ट्राई सीरीज़ के बाद ज्वाइन करेंगे। अब ये कहना बड़ा कबल अज़ वक्त है कि शाहीन भी क्या पहले चंद मैचेस के लिए इंडिया के खिलाफ जो 23 अक्टूबर को मैच है, क्या वो दस्तियाब होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ओनली चांस इन वर्ल्ड कप इज़ देयर बॉलिंग, बिकॉज बॉलिंग और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप। बात यह है कि आपके बॉलर्स बहुत शानदार हैं, आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन आप ये भी मद्देनजर रखिएगा कि आपके खिलाफ टीमों के प्लान बी और सी भी मौजूद होंगे। क्योंकि हम तो प्लान ए से खेलते हैं कि रिजवान बाबर अच्छा खेल जाएं, लंबा खेल जाएं और फिर उनके अराउंड टीम थोड़ी बिल्ड कर ले। हम मैचेस ऐसे मैचेस ज़्यादा फिनिश करते हैं क्योंकि पहली इनिंग में हम इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए, ये प्लानिंग भी, और वहाँ हम थोड़े शॉर्ट ऑफ रन होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी बॉलिंग हमें इस वर्ल्ड कप में कोई ना कोई आस दिलाती है और फिर हम उम्मीद करें कि शाहीन भी वक्त पर फिट हो और नसीम के साथ उनकी जोड़ी बड़ी बने और फिर हारिस बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारे स्पिनर्स अच्छा करें, हमारी बैटिंग जो है वो हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करे और फिर हम ज़्यादातर मैचेस इसी पैटर्न पे जीत जाएं। बट दुनिया अलग है। अगर आप इंग्लैंड की आज की मिसाल देखें, जो आज उन्होंने मैच खेला 39 रन पे 2 आउट होने के बाद 209। भारत में अगर आप देखें तो 238 रन का टारगेट था साउथ अफ्रीका को, उनके 1 पे 2 आउट, फिर 40 पे 48 पे 3 आउट और फिर वो 221 कर गए। तो दुनिया जो है ना वो आगे बढ़ गई है। दुनिया को पता है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स हों, इंग्लैंड के हों, जो भी ओपनर्स हों, वो जब तेज़ खेलेंगे तो आउट होंगे, तो उनके पास एक बैकअप प्लान मौजूद है। बट पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ बैकअप प्लान। इसीलिए रिजवान बाबर एक मखसूस इंटेंट से खेलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल किया जाता है। ये अब
इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। शायद आप इसको एक साल पहले चेंज कर सकते थे, वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद आप शेब मलिक को रखकर या किसी भी तरीके से अपना गेम प्लान थोड़ा एग्रेसिव रखकर आप पूरे साल मिडल ऑर्डर को थोड़ा चलाते, उनको ज़्यादा ओवर मिलते। बिकॉज हमारे जो मिडल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उनको एवरेज बॉल भी शायद 10 बॉलें नहीं मिलती हैं, जबकि रिजवान बाबर तकरीबन 40 से 50 गेंदें खेल जाती हैं और कभी कभी 60-70 भी। सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम शायद इसको बयान करना उस तरह साबित करना मुश्किल है कि जब आपके वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 3 वही ओपनर्स हों, लेकिन ये भी शायद हकीकत है कि जब आप अपनी टीम को पूरी तरह से तैयार नहीं करते एक बड़े मुकाबले के लिए, एक मुश्किल सूरत हाल के लिए, तो फिर आप ऐसी ही सूरत हाल का सामना करते हैं जो पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। बिकॉज हमने कंफर्ट जोन में अपने ओपनर्स के जरिए तो मैचेस जीते, हम एक ऐसी अप्रोच से खेलते हैं जहां हम मिडल ऑर्डर का इस्तेमाल भी नहीं करते। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अब ये बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसी तरह क्विंटन डिकॉक और इसी तरह अगर एले खेल्स, अगर ये सब रिजवान बाबर की अप्रोच से खेलें कि बहुत ज़्यादा चांस नहीं लेना, एक मखसूस अप्रोच से खेलना, तो शायद ये भी वर्ल्ड नंबर 1 और 2, 3 हो सकते हैं और इनकी एवरेजेस भी बहुत ज़्यादा हों। लेकिन इस तरह की अप्रोच से आप टूर्नामेंट या बहुत बड़े मैचेस नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के स्टिल विन द वर्ल्ड कप कि आपके शाहीन, नसीम, हारिस, ये सारे दे हैव अ फिनोमिनल वर्ल्ड कप ऐसा हो जाए और हम 160-70 से आगे किसी को जाने ही ना दें, फिर रिजवान बाबर हर मैच में आपको 70-80 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करके दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में, आपको हर मैच में डिफरेंट सूरत हाल, एक दिन आप 100 करते हो, दूसरे 0 पे आउट होते हो। आज भी ये हुआ कि रिजवान बाबर 8 गेंदों पे आउट हुए, तो आपकी इंटेंट ही नहीं थी मैच जीतने वाली, जिस पर लोग बहुत नाराज हैं, जिस पर बहुत लोग खफा हैं, जिस पर लोग मैच छोड़ के चले गए। ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कोई भी पसंद नहीं करता और इसीलिए कि इसमें आस नहीं है जीत की, तो इसमें टीम का भला नहीं है तो फैंस का कैसे होगा, और फैंस का नहीं है तो टीम कैसा खेल रही है इसका अंदाजा लगा लीजिए। तो पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड जो आखिर में मुझे बात करनी थी वो यही है कि शायद हम फखर जमान को टीम में लेकर आ जाएंगे, हम लेकर आ जाएंगे किसी एक खिलाड़ी को मेन स्क्वाड से रिजर्व में, बट इससे ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग कि अगर रिजवान बाबर अच्छी फॉर्म में रहे, फखर को हम लेकर आए नंबर 3 पर और हमारे मिड ऑर्डर में से कोई 1-2 लड़के भी रन करें, जो कि T20 में बिलाखिर इंटेंट ही काम करती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा। अगर इंटेंट आपकी पूरी टीम की चेंज हो जाए कि आप एग्रेसिव खेलते हैं और आप उस मोड पे चलते हैं, तो शायद आपका भला हो जाए। लेकिन अगेन आई विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि अगर आप सोच रहे हैं कि रिजवान बाबर हर ही मैच में रन करेंगे, हर दफ़ा अपनी बेस्ट पर होंगे और शाहीन, नसीम हर दफ़ा करेंगे, तो क्या बाकी टीमें कुछ करने नहीं आई हैं? क्या वो नहीं चाहेंगे, उनके पास प्लान भी नहीं होगा? वो प्लान बी लेकर आएंगे, सी लेकर आएंगे, हम पर अटैक करेंगे। वे फॉरवर्ड एक ही है कि फ़खर को आप किसी तरह लाएं। आप ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये सिर्फ इंटेंट की बात है, क्योंकि वो नंबर 3 पे सबसे तजर्बेकार बैट्समैन है। आप बोलेंगे फ़खर जमान की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन आप देखें तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स पर कट पुल अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फास्ट बॉलर के सामने। तो आपके पास एक वही ऑप्शन है जहां पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बट इसके अलावा क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान टीम विल बी एंटर इन द वर्ल्ड कप इन अ वेरी वनरेबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, जो कि आपकी सीरीज अच्छी नहीं गई, आप हार गए हैं। बट स्टिल आई विल नॉट डाउन एंड आउट पाकिस्तान फॉर 2 रीजन, बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट बॉलिंग, एंड देन दे हैव द क्वालिटी बैटिंग, जहाँ पे कम से कम आउट नहीं होते, हम लंबा जाते हैं। बट क्या ऐसी इंटेंस है मैच तो जीत पाएंगे कुछ, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? इस पर मुझे बहुत शक व शुबहात हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।